होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको होम साइंस से रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाती है, तो इस चैनल पर बने रहिए। ये जिस विज्ञापन की हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, प्रवक्ता की और प्रतिष्ठित स्नातक वर्ग की वैकेंसी की, तो वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये 8 जून को निकला है। हम इस वीडियो में उस पूरे नोटिफिकेशन को पूरा डिस्कस करेंगे, तो आपको पूरी जानकारी यहीं पे मिल जाएगी। तो इस चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद भी अगर आपके अंदर कोई भी जिज्ञासा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको पूछ सकते हैं, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता वर्ग को हम देख रहे हैं। ये जो है 8 जून को निकला है। तो इसमें ये विज्ञापन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता का है नोटिफिकेशन। इसको हम डिस्कस करते हैं। 9 जून 2022 को इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि कल से ये इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसका ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि जो है वो 9 तारीख से शुरू हो गई है। उसी दिन से ऑनलाइन फीस भी जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि यानी इसकी लास्ट डेट 3 जुलाई 2022 है। तो 3 जुलाई से पहले ही आप अपने इस आवेदन को पूरा कर लीजिए। इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर दीजिए। और इसका जो ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, उसकी 6 जुलाई दी गई है। तो 6 जुलाई तक आप अपनी फ़ीस को सबमिट कर दीजिएगा। और ऑनलाइन आवेदन यानी उसका भाग 2 यानी पार्ट 2 सबमिट करने की लास्ट डेट 9 जुलाई है। यानी कि 9 जून से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू है और 9 जुलाई तक इसका जो है फाइनली सबमिशन हो जाएगा। आप फिर से देखते हैं कि 9 जून को रजिस्ट्रेशन शुरू है और 9 जून से ही आपकी ऑनलाइन फ़ीस भी जमा कर सकते हैं। और 3 जून इसकी रजिस्ट्रेशन की 3 जुलाई रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है और 6 जुलाई इसकी फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट है और फाइनल सबमिशन करने की लास्ट डेट 9 जुलाई है। तो इस डेट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें आवेदन ज़रूर कीजिएगा और आवेदन शुरुआत में ही कर दीजिए, क्योंकि बीच में फिर बाद में जो है इसका सर्वर डाउन होने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आवेदन आप पहले ही कर दीजिए, शुरुआती डेट में कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार ना कीजिए। तो आप आने वाली परेशानियों से, जो सर्वर संबंधी परेशानियाँ होती हैं, उनसे बच जाएंगे। तो ये डेट्स हैं इसकी। आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जो पद हैं टोटल 624 हैं। 624 पदों पर वैकेंसी निकली है। 624 पदों के विषयवार, वर्गवार, बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों की भलीभांति अध्ययन कर लें, तदनुसार आवेदन करें। चलिए हम उन निर्देशों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 624 पदों पर जो है सब्जेक्ट वाइज और वर्गवार कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी निकली है, तो उसको देखते हैं। उससे पहले हम महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upssb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तो इसकी जो जहाँ पर हमें ऑनलाइन करना है, आवेदन करना है, तो उसकी वेबसाइट ये है। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं एवं संक्षिप्त निर्देश इस अधिसूचना के पैरा संख्या 02 में दिए गए हैं। दूसरा निर्देश है अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। 9 जुलाई लास्ट डेट है, उस डेट तक आपकी आवेदन करने की जो आयु है वो पूरी हो जानी चाहिए। या फिर आप जो भी अपने प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र, EWS के प्रमाण पत्र, आरक्षण के लिए कोई भी प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, तो वो भी उस डेट से पहले आपको बनवा लेना होगा। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। तो आपका जो प्रवेश पत्र है वो आप जो डिटेल देंगे उसके आधार पर दिया जाएगा। उसमें जो कैटेगरी देंगे, जो सब्जेक्ट देंगे, वो सारा उसी के आधार पर आपकी प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई सूचना असत्य या गलत पाए जाने या पद के लिए पात्रता
मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। तो आप अपने जो भी आवेदन करें तो उसमें सारी डिटेल अच्छे और बिल्कुल सही तरीके से भरें, कोई भी गलती ना करें, उस बहुत ही धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक भरें, जिससे कि कोई गलती ना हो सके, और अगर कोई गलती होती है तो उसका पूरा उत्तरदायित्व आपका ही होगा और अभ्यर्थन निरस्त भी कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपने अगर कोई MA कर रखा है तो आप 2 विषय में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दोनों विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना है। एक आवेदन एक विषय के लिए किया जाएगा। अगर आप एक से अधिक विषय में कर रहे हैं तो आप उसके लिए अलग आवेदन करेंगे। नेक्स्ट है, विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। तो इनका हर एक में रहता है कि संख्या घटाते बढ़ाते रहते हैं, और अभी कुछ नियम भी आने वाला है। कुछ चर्चा चल रही है कि 2200 पदों को इसमें जोड़ा जाएगा, तो ये भी इसके बारे में कुछ हो सकता है, आगे कुछ घटाया बढ़ाया जा सके। और नेक्स्ट है, भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे तथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में। ये तो जनरली है कि आप अगर हिंदी से डाल रहे हैं तो आपका प्रश्न पत्र हिंदी में होगा, संस्कृत से डाल रहे हैं तो संस्कृत में होगा, अंग्रेजी का विषय में डाल रहे हैं तो अंग्रेजी का, उर्दू का अगर विषय में डाल रहे हैं तो उर्दू में। जो लैंग्वेज संबंधी विषय है तो आपकी उसी लैंग्वेज में आपका प्रश्न पत्र आएगा। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, तो ये ध्यान देने बात है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और तो अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा, जिससे कि आप अच्छे स्कोर ला सकें। नेक्स्ट है, किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। तो अगर आप कोई भी आरक्षण ले रहे हैं तो ये आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही दी जाएगी। उत्तर प्रदेश से बाहर के अगर कोई आवेदन करता है तो उनको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS कैटेगरी के हैं तो वो उनको यहाँ पे आरक्षण दिया जा रहा है। EWS को 10% का आरक्षण दिया जाएगा इस वैकेंसी में। तो अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आप अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जिससे कि आप इस आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 9/7/2022 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर लें। लास्ट सबमिशन आपको 9 जुलाई से पहले कर लेना है। तो अगर उसके बाद कोई भी डेट आपके लिए बढ़ाई नहीं जाएगी, ऐसा इन्होंने कह रखा है कि लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक आपका शुल्क वगैरह फाइनली शुल्क जमा हो जाना चाहिए और फाइनल सबमिशन भी हो जाना चाहिए। और ये भी आगे लिखा कि आवेदन की कोई वास्तविक प्रतिलिपि यानी हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को आपको प्रेषित नहीं करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन ही सब कुछ सबमिट करना है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए आप जो भी आवेदन करें, आप जब भी रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म को फिल करें तो अच्छे तरीके से भरें सभी सूचनाओं को, और अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भी आप भरी हुई सूचनाओं को अच्छे तरीके से सत्यापन कर लें, यानी कि जांच लें। नेक्स्ट है, लिखित परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेजर्स, कैलकुलेटर और या कोई अन्य संचार उपकरणों के प्रयोग की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों के उल्लंघन पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के अतिरिक्त भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबंध सहित अन्य अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, किसी परीक्षा में इस तरीके के टूल्स का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, और इसके प्रति तो आप जानते हैं कि आगे जो है अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया है कि अगर आपको कोई भी इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी वर्किंग डे पर आप 10 से 5 बजे तक चयन बोर्ड में इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके अपनी समाधान ले सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त आदेश भी दिए गए हैं, तो उनको देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें, यानी अपने जो निर्देश हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें, तत्पश्चात ही आवेदन करें। विज्ञापन से संबंधित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण निर्देश, सामान्य अनुदेश तथा उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों द्वारा इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करना अपेक्षित है। मतलब आप अपनी जो है इसको ऑनलाइन भरने से पहले इसके जो पाठ्यक्रम हैं, ऑनलाइन भरने के जो निर्देश हैं, फॉर्म भरने के निर्देश हैं उनको, सामान्य निर्देश हैं उनको, और जिस पद के लिए और जिस विषय के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस विषय उस पद के लिए आपकी जो
शैक्षिक अर्हताएँ दी गई हैं, तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें कि आप उस शैक्षिक अर्हता को पूर्ण कर रहे हैं, तभी आप आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक, जब आप जो चयन बोर्ड की वेबसाइट दी गई है उस वेबसाइट पर जाकर आपको परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पर ये हेडिंग दी गई होगी, तो उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ अभ्यर्थियों को ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स ये हेडिंग दी गई होगी, तो इस पर आपको इस पेज पर जाना है और इसके अंतर्गत चयन बोर्ड से संबंधित यहाँ पर आपको विज्ञापन नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। नोटिफिकेशन में आपको 3 चीज़ें दिखाई देंगी। यूजर इंस्ट्रक्शन यानी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित दिशा निर्देश दिए गए होंगे, आप वो चेक कर सकते हैं, पहले उनको पढ़िए। और जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वही दिशा निर्देश हैं। और फिर दूसरा इसमें दिया होगा व्यू एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें पूरा विज्ञापन की जानकारी दी होगी। और फिर तीसरा कॉलम होगा आपका अप्लाई करने का, तो आवेदन हेतु अप्लाई पर क्लिक करना है। जब आप ये सारा पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे और आप अपने फॉर्म को फिल करना शुरू कर देंगे। तो ऑनलाइन आवेदन आपको 3 चरणों में करना है। 3 चरणों में होगा। नंबर 1 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फिर दूसरा चरण होगा आपका फ़ीस का भुगतान, फ़ी पेमेंट, और तीसरा है फॉर्म सबमिशन, जब फाइनली आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो प्रथम चरण में जो है आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, उसमें अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही प्रत्येक संवर्ग के अंतर्गत विज्ञापित विषय में विज्ञापित पदों की प्रकृति, पे स्केल, न्यूनतम प्रवेश आयु, पदों की संख्या तथा उसकी अर्हता की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें सारे सब्जेक्ट के आ जाएंगे डिटेल्स, जो कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या क्या पे स्केल होगा, कितनी न्यूनतम आयु चाहिए, पदों कितने पद हैं और उसकी क्या अर्हता है, वो पूरी डिटेल्स आ जाएगी। फिर अपने विषय के सम्मुख रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश को अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली घोषणा का प्रश्न में प्रदर्शित होगा। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और फिर आपको वहाँ पर निर्देश पढ़ेंगे और फिर संपूर्ण निर्देशों का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा घोषणा के सापेक्ष स्वीकृति वहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। और उसके पश्चात कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे और उस फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फॉर्म आ जाएगा। फिर इस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, राज्य का निवासी, सेक्स, 36 आरक्षण संबंधी विवरण जैसे कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं या दिव्यांग हैं या फिर EWS हैं तो उसका विवरण, आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं या अनारक्षित श्रेणी में आते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का विवरण आदि, ये सभी सूचनाएं यहाँ पर भरनी होंगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात आपको वैलिडेटेड एंड प्रीव्यू इस पर क्लिक करना होगा, जिससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। आपने जो फॉर्म भरा है तो उसका प्रीव्यू दिखाई देगा, एक सैंपल दिखाई देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या भरी है। तो आप उसको दोबारा देख लेंगे और उसमें जो आपको त्रुटि हैं उनको पढ़ेंगे, उसको फिर से देख लेंगे, स्पेलिंग वगैरह अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और आपको उस प्रीव्यू में कोई भी त्रुटि दिखाई देती है तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर वापस जाके वहाँ पर उसको करेक्शन कर लीजिएगा और उसके पश्चात जो है फाइनल उसको उसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे और आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा। और फॉर्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट का स्लिप आएगा, जिसमें 16 अंकों के पंजीकरण संख्या यानी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, सहित अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विवरण होंगे। प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करके उसका प्रिंट ले ली जाएगा। यानी कि जब आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगा, जिसमें आपने जो डिटेल दी गई है वो सारी आ जाएगी, सारी डिटेल लिखी होगी और आपको पंजीकरण संख्या मिल जाएगी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस पेपर को आप प्रिंट कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका बहुत मेन है। सेकेंड स्टेप में आप करेंगे, सेकेंड स्टेप जो है वो इसका फ़ीस भुगतान का है यानी शुल्क भुगतान का है। तो उसमें आप करें द्वितीय चरण के अंतर्गत अभ्यर्थियों को उसकी आवेदित श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। तो आप जिस श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी के अनुसार अपना जो है शुल्क का भुगतान करेंगे। शुल्क भुगतान हेतु रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप में क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, जो आपको फाइनल सबमिट जो फर्स्ट स्टेप पर सबमिट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली है तो उस पर लिखा होगा क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, अथवा परीक्षा पोर्टल के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सेक्शन में फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेगमेंट के अंतर्गत आपको फ़ी डिपॉजिट वाले कॉलम पर आपको क्लिक करना होगा। वहाँ पर जाकर आपको फ़ी डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे और उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक MOPS यानी मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम का
होम पेज प्रदर्शित होगा। यहाँ पर आपको MOPS का होम पेज प्रदर्शित होगा, जिस पर भुगतान के 3 माध्यम होंगे, 3 मोड होंगे। पहला नेट बैंकिंग, अगर आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड पेमेंट के थ्रू या अदर पेमेंट मोड्स होंगे। 3 मोड्स दिए गए हैं, तो उसमें से आपके पास जिस मोड से भी आप फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI बैंक के ई-चालान के माध्यम से किसी एक माध्यम द्वारा करेंगे। निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट PAR प्रदर्शित होगी। जब आप पेमेंट कर देंगे तो उसकी रिसिप्ट भी आपको मिलेगी, जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण, ट्रांजैक्शन ID दी गई होगी। तो ये आपको स्लिप मिलेगी, इसका भी आपको प्रिंट निकाल लेना है। फिर प्राप्त ट्रांजैक्शन ID का प्रयोग कर अभ्यर्थी फॉर्म का तीसरा भाग भरेंगे। तो आपने जो ट्रांजैक्शन ID मिलेगी इस फी पेमेंट करने के बाद, उस ट्रांजैक्शन ID का प्रयोग आपको थर्ड पार्ट में यानी फाइनल सबमिशन में इसका प्रयोग होगा। तो इसको भी अच्छे तरीके से इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं आवेदन शुल्क कितना रहेगा। तो अनारक्षित श्रेणी यानी सामान्य श्रेणी में आवेदन शुल्क 700 रुपये है और 50 रुपये इसका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। तो 750 रुपये इसका जाएगा। सामान्य श्रेणी के लोगों को 7 से 50 यानी 750 रुपये का फॉर्म भरना है। EWS वालों को ये फॉर्म 650 का रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 750 का, यानी जो सामान्य है और OBC है दोनों का सामान्य तरीके से 750 का ही रखा गया है फॉर्म यहाँ पर। और अनुसूचित जाति के लिए 450 का है और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 का फॉर्म रहेगा। यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं और महिला हैं और विकलांग हैं, तो जो विकलांग हैं उनको मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान, यानी कि विकलांग हैं और जिस कैटेगरी जिस जाति वर्ग में आते हैं तो उसका जितना भी पेमेंट है उसका आधा उनको आधे का भुगतान करना होगा। लेकिन जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं और महिला हैं, तो वो सभी, उनको कोई भी फीस में छूट नहीं दी गई है। वो सभी अपनी जिस श्रेणी में आते हैं वो उतना ही फीस इसमें जमा करेंगे। तो ये था इसका फ़ीस का आवेदन शुल्क का विवरण। और अब हम देखते हैं तृतीय चरण, जब इसके अनुसार हम फीस भुगतान करेंगे और हमको एक जो है ट्रांजैक्शन ID मिलेगी, तो उसको हम लेकर थर्ड पार्ट इसका सबमिशन करेंगे। द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात तीसरे चरण में अभ्यर्थी द्वारा तीसरे चरण में आपको बताना है कि आप किस वर्ग में आवेदन करना चाहते हैं, बालक वर्ग में या बालिका वर्ग में। उसकी विशेष योग्यता संबंधी अर्हताओं के विवरण तथा स्थायी पत्र प्रभार का पता आदि भरना होगा। यहाँ पर अर्हता का विवरण, आपकी क्वालिफिकेशन, स्थायी पत्र प्रभार का पता, ये सब भरना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा और प्रदर्शित पृष्ठ पर अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो उसमें क्या आएगा, खुल के क्या क्या डिटेल भरी जाएगी। नंबर 1 है सबसे पहले पंजीकरण संख्या, शुल्क भुगतान का विवरण, जन्म तिथि भरना होगा। इसके पश्चात सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर्म पर अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट समस्त सूचनाएं दिखाई देंगी। फिर इतनी डिटेल आप भर देंगे तो आपको ये दिखाई देने लगेंगी। और फिर इसी फॉर्म पर अभ्यर्थियों को उनकी विशेष योग्यता संबंधी अर्हताओं के विवरण, यानी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, किस वर्ग के लिए आपको आवेदन भरना है, बालक बालिका वर्ग के लिए तो वर्ग भरना होगा, स्थायी पत्र प्रभार का पता लिखना होगा, आपको इसमें स्कैन फोटोग्राफ लगाना होगा, स्कैन हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे। तो ये इस फॉर्म में भरना है। और इसके बाद आपको अपना रंगीन फ़ोटोग्राफ, जिसकी जो है 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। हस्ताक्षर भी आपके 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपको फॉर्म जो हस्ताक्षर हैं और फोटोग्राफ है, JPG फॉर्म में आपको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। फ़ोटो व हस्ताक्षर के स्कैन किए हुए इमेज की साइज़ 5 KB से 30 KB के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानकों के अनुरूप होना चाहिए। तो फोटोग्राफ के लिए इन्होंने मानक दे रखा है, तो उसको देखते हैं कि फोटोग्राफ का आकार 35 मिलीमीटर यानी 1.4 इंच इंटू 1.75 इंच का होना चाहिए। फ़ोटो के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। फ़ोटो बहुत दूर से खींची गई ना हो, फ़ोटो में चेहरा बहुत छोटा ना हो। तो फ़ोटो आपको क्लियर करना है, जिससे कि आप सामने करके फेस हो और चेहरा पूरा साफ साफ दिखाई दे।
चेहरे की पूर्ण छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक अथवा छाया नहीं होनी चाहिए। चश्मा पहनने की दशा में आंखें साफ दिखनी चाहिए। शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए, मतलब चेहरा पूरा साफ आना चाहिए। अब अभिव्यक्ति तटस्थ हो, आंखें खुली हों, मुंह बंद हो, नज़र कैमरे पर सीधी हो। तो इन्होंने फ़ोटो खिंचवाने का एक तरीका बता रखा है कि भाई बिल्कुल सीधे खड़े होकर अपना साफ सा चेहरा खिंचवाइए और फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद और हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है आपका सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए। इस तरीके का आप फ़ोटो खिंचवाएँ। इसके बाद जो है अभ्यर्थी को इसके द्वारा इसका दावे देखते हैं कि तत्पश्चात अभ्यर्थियों को उसके द्वारा आवेदन में भरी गई सूचनाओं के सत्यता की घोषणा करनी होगी, यानी डिक्लेरेशन करना होगा। फॉर्म के निचले हिस्से में घोषणा पत्र दिखाई देगा जिसमें अभ्यर्थी को यस का चयन करना होगा। हम उस पर यस पर चयन कर देंगे। अगर आप डिटेल एक बार फिर से देख लीजिएगा, सारी डिटेल आपकी सही से भरी हो, और अगर जब आप पूरा सेटिस्फाइड हो जाए कि डिटेल हमारी सारी सही से भरी है, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और अभ्यर्थी आवेदन में भरी गई सूचनाओं आंकड़ों को अंतिम रूप से संप्रेषित कर रहा है, यानी अंतिम रूप से फाइनली हम सबमिट कर रहे हैं। तो इन सभी सूचनाओं का सत्य और प्रमाणित होने की जो है आपसे एक प्रूफ लिया जा रहा है। इसलिए आवेदन का प्रिंट लेकर अभ्यर्थी मतलब इसको फाइनल सबमिट कर देंगे और इसके बाद इसका जो है प्रिंट लेकर अपने भविष्य के लिए इसको सुरक्षित कर लेंगे, यानी इसका प्रिंट फाइनल निकलवा लेंगे। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिंट चयन बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको प्रिंट आउट जब फाइनल सबमिट कर लेंगे तो उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के रख लेना है। और अगर कोई बाद में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको चयन बोर्ड से कोई बहस करनी है, मीन्स कोई चीज़ अटकती है, कोई वैकेंसी अटकती है, या आपकी अपनी पसंद कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इस प्रिंट आउट के आधार पर ही अपनी बात को रख सकेंगे। तो इस प्रिंट आउट को रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचना सही निर्देशानुसार ऑनलाइन भरकर आवेदन फॉर्म का यह दूसरा भाग निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट नहीं किए जाने की दशा में आवेदन अपूर्ण रहेगा तथा इसका संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। मीन्स जो लास्ट डेट है इसकी 9 जुलाई, तो 9 जुलाई तक आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन और सेकेंड स्टेप फी डिपोजिशन का कर दिया है और आपने थर्ड स्टेप फाइनल सबमिशन नहीं किया, तो भी आपका जो है आवेदन अपूर्ण रहेगा और आप इसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। तो तीनों स्टेप आपको पूरा करने हैं और तीनों स्टेप आपको 9 जुलाई तक कर लेना है। चलिए अब देखते हैं रिक्त पद। तो उपयुक्त विज्ञापन संख्या 2/2022 द्वारा विज्ञापित प्रवक्ता के कुल 624 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय यानी एडेड कॉलेज में चयन बोर्ड को प्रेषित अध्याचनों का विषयवार, वर्गवार, आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार विषय ये सारणी नंबर 1 में दिया गया है, तो हम उसको आगे देखेंगे। टेबल दी गई है सब्जेक्ट वाइज, तो उसको हम आगे देखेंगे। तब तक हम देखते हैं कि आयु सीमा इसकी क्या है। कि आयु सीमा आपकी 1 जुलाई 2022 तक आपकी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो 21 वर्ष जो है आपकी पूर्ण होनी चाहिए 1 जुलाई 2022 तक। अर्हता की तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। या और जो भी आपको चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अर्हता हो, चाहे आपकी आयु की अर्हता हो, तो वो आपकी अंतिम तिथि यानी 9 जुलाई तक आप जब फाइनल सबमिट कर रहे हैं उस डेट तक आपके पास सारी अर्हताएँ पूर्ण होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनिमय 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएँ होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राज्यों द्वारा आवेदन के अंतिम तिथि तक संशोधित तथा परिवर्तित योग्यताएँ भी मान्य होगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ सारणी संख्या 2 के रूप में संलग्न है। तो जो शैक्षिक अर्हता हैं उसके लिए इन्होंने टेबल नंबर 2 दे रखी है। टेबल नंबर 1 में इन्होंने सारे पद दे रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, और सारणी नंबर 2 में इन्होंने शैक्षिक अर्हता दे रखी है। तो उनको हम चलिए देखेंगे। तो यहाँ पर पहले वेतनमान देख लेते हैं। तो वेतनमान आपका प्रवक्ता संवर्ग 47,600 से 1,51,100 ये सैलरी स्केल है। पे लेवल इसका 8 है, ग्रेड पे इसका 4800 है। तो 4800 ग्रेड पे इसका रहेगा। तो टोटल आपकी स्टार्टिंग में जो है मूल वेतन 47,600 से शुरुआत होगी, और इसके बाद महंगाई भत्ता आदि लगकर काफ़ी बनेगी जाके 65 प्लस के ऊपर बनेगी जाके। तो ये इसका वेतनमान है। अब आरक्षण देखते हैं।
आरक्षण के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमन्य है। अगर कोई आरक्षण दिया जाना है तो वो केवल उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंधन तंत्र द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित अध्याचनों के अनुसार है। यानी कि जो भी जिस जाति वर्ग के लिए जो पद आरक्षित है उस पर उसी जाति वर्ग के पद को जो है नियुक्ति दी जाएगी। जैसा अध्याचन जिस पद के लिए भेजा गया है उसी अध्याचन के आधार पर ही उस वैकेंसी को फिल किया जाएगा। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पदों जैसे भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित एवं दिव्यांगजन की गणना प्राप्त अध्याचनों के आरक्षण नियमों के अधीन होगी। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, दिव्यांगजन के लिए 4%, दृष्टिहीनता और कम दृष्टि, बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास, प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, पौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशी दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निशक्तता, खंड का से गा के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निशक्तता प्रत्येक के लिए 1% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के 2% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। तो ये जो है जितने भी दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक आदि ये सब आते हैं तो उनके लिए जो है ये आरक्षण इतने प्रतिशत है। तो इसको आप अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य क्या रहता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा में शारीरिक रूप से विकलांग हो गए या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं के आश्रित लोग हैं या भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण 1993 के अनुसार दिया जाएगा। अधिनियम 1918 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना में किसी कोटि में योधक या अनुयोधक के रूप में सेवा की हो, जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा में सेवानिवृत्त हुआ है। इस प्रकार आवेदन करते समय या आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तिथि तक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें ही भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत मान्य किया जाएगा। यानी कि आवेदन करने के पूर्व जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें ही भूतपूर्व सैनिक कहा जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का तात्पर्य क्या रहेगा कि किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र और पुत्री विवाहित हों चाहे अविवाहित हों अथवा पुत्र का यानी पौत्र या विवाहित या विवाहित पौत्री, ये सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के अंतर्गत आते हैं, उनको इसका लाभ दिया जाएगा। शारीरिक रूप से विकलांग का तात्पर्य उसके अंतर्गत शारीरिक निशक्तता का तात्पर्य उन निशक्तताओं जिसमें दृष्टिहास या अंधापन, निम्न दृष्टि, कम दिखाई देना, श्रवण शक्ति का ह्रास, बधिर होना, ऊंचा सुनने वाले व्यक्ति, अभिवाक यानी बोलने में कोई प्रॉब्लम हो, भाषा निशक्तता हो, चलन क्रिया संबंधी निशक्तता हो, कुष्ठ उपचारित व्यक्ति हो, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, मांसपेशी दुष्पोषण, अम्ल आतिकरण यानी एसिड पीड़ित हो, बहु निशक्तता, एक या एक से अधिक निशक्तता हो से है। इन सभी जो है विकलांगताओं से है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण तथा सारणी संख्या 3 के रूप में संलग्न है। तो इसकी डिटेल इन्होंने सारणी संख्या 3 में दे रखी है, तो उसके अनुसार ये आरक्षण प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण इसमें दिया जा रहा है, यानी ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अधिनियम 2020 के अनुसार 1 फरवरी 2019 को प्रवृत्त हुआ है। तो इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार लोक सेवाओं और सेवा पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर भर्ती की जाने वाली 10% रिक्तियाँ नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति को पक्ष में आरक्षित किए जाने की व्यवस्था है। यानी कि ईडब्ल्यूएस वालों को 10% यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनको इसकी जो है सुविधा नहीं दी जाएगी, वो इसके पात्र नहीं होंगे। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार इस धारा के अधीन आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिनियम 1994 के अधीन उपबंधित आरक्षण के अतिरिक्त होगा। नंबर 8 है इस अधिनियम की धारा 3 भाग 5 के अनुसार यदि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर किसी खुली प्रतियोगिता में अनारक्षित अभ्यर्थियों के साथ चयनित किया जाता है तो उसे उपधारा 1 के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित व्यक्तियों के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। मीन्स अगर आप किसी कैटेगरी इस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप डाल रहे हैं तो आपको इसी ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण के अंतर्गत ही रखा जाएगा। आप सामान्य चयन के अंतर्गत नहीं जाएंगे, जिस कैटेगरी में डालेंगे उसी कैटेगरी में आपका समायोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है इस अधिनियम की धारा 3 भाग 6 के अनुसार जहाँ किसी विशिष्ट भर्ती वर्ष में उपधारा 1 के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोई निश्चित की गई रिक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए
किसी उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण न भरी जा सके, वहाँ ऐसी रिक्तियाँ आगामी भर्ती वर्ष के लिए बैकलॉग के रूप में अग्रनीत नहीं की जाएंगी और उक्त रिक्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी। इन्हें कहने का मतलब यह है कि अगर EWS कैटेगरी में कोई रिक्ति निकाली गई है और वहाँ पर कोई भी ऐसा कैंडिडेट उस रिक्ति के लिए नहीं मिल पाया है इस वैकेंसी में, तो उसको अगली वैकेंसी में बैकलॉग के रूप में भरा जाएगा। बैकलॉग के रूप में नहीं भरा जाएगा, बल्कि उस कैटेगरी में EWS कैटेगरी में जो है समान श्रेणी के कैंडिडेट को ले लिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें निर्देश दिया गया परीक्षा केंद्र के बारे में। सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना समय पर दी जाएगी। आपके जो है परीक्षा केंद्र आपके मुख्यालय जिले के आसपास ही रखा जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो अपने ही केंद्र पर, अपने ही जो है एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर अपना एग्ज़ाम दें और आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके अपने ज़िले के ही पास में रखा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी? मेरिट लिस्ट निकलेगी, पहले आपकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी, फिर उसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के प्राप्त अंक को जोड़कर और आपकी जो विशेष योग्यता है उनके भी अंक दिए गए, उनको सबको जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो लिखित परीक्षा आपकी 85% अंकों के आधार पर होगी और साक्षात्कार आपके 10% अंकों के आधार पर होगी। इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो है साक्षात्कार में सामान्य ज्ञान आपका चेक किया जाएगा जिसके 4% अंक होंगे और व्यक्तित्व परीक्षण किया जाएगा जिसके 3% अंक होंगे और आपकी अभिव्यक्ति की योग्यता जांची जाएगी इंटरव्यू में जो कि आपकी 3% अंकों के आधार पर की जाएगी। और इसके बाद आपकी विशेष योग्यताओं के अंतर्गत आपको 5% अंक दिए जाएंगे जिसमें अगर आप डॉक्टरेट उपाधि रखते हैं तो आपको 2% अंक मिलेंगे, अगर आप PhD हैं तो आपको 2% अंक मिलेंगे और अगर आप MAd हैं तो आपको 2% अंक मिल जाएंगे और अगर आप B.Ed हैं तो आपको 1% अंक मिलेगा। और लेकिन इन्होंने यहाँ कहा है कि उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उपखंड 3 के आधार पर कोई मतलब अगर आप MAd हैं और B.Ed हैं और MAd दोनों ही हैं तो आपको केवल 2% अंक ही मिलेंगे और B.Ed हैं तो आपको 1% अंक दिए जाएंगे। और इसके अलावा राज्य की टीम के माध्यम से अगर किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में अगर आपने भाग लिया है तो उसका भी 1% अंक आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको 85% का रिटन होगा और 10% आपका इंटरव्यू होगा और 5% आपका विशेष योग्यता होगी। तो इस तरीके से जो है 100% आपके मार्क्स बनेंगे। तो इसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो प्रवक्ता संवर्ग की जो चयन प्रक्रिया है वो इस तरीके से होगी कि लिखित परीक्षा आपकी 425 अंक की होगी, साक्षात्कार आपका 50 अंकों का होगा और आपकी जो विशेष योग्यता है वो आपकी 25 अंकों की होगी। तो इस तरीके से टोटल 500 अंक के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। लिखित परीक्षा में क्या है कि प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और इसमें कुल 125 प्रश्न होंगे। तो 125 प्रश्न होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे और जो कि आपके जो है इंटू 3.4 प्रत्येक प्रश्न आपका 3.4 अंक का होगा और सारे प्रश्न आपके अनिवार्य होंगे। टोटल आपके 425 अंकों का प्रश्न पत्र करवाया जाएगा। समय होगा आपका 2 घंटे का, 2 घंटे में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा और प्रश्न का स्वरूप होगा आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको काले बॉल पेन से इसको गोले को काला करना होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि 425 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होगा जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 3.4 अंक का होगा और सभी प्रश्न आपको करने हैं। इस सबकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आपके प्रश्न पत्र होगा और काले बॉल पेन से आपको गोला काला करना होगा। फिर इसके बाद जब आप लिखित परीक्षा हो जाएगी तो उसके आधार पर आपको साक्षात्कार के लिए मेरिट लिस्ट बनेगी। आपकी लिखित परीक्षाओं के आधार पर आपकी साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चयन हेतु पैनल अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार और विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12 भाग 8 के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक
25% से अधिक समेकित पैनल सूची मेरिट क्रमशः तैयार की जाएगी। मतलब आपकी जो है लिखित परीक्षा हो और साक्षात्कार और विशेष योग्यता के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो मेरिट लिस्ट में आपको जितने पद हैं उससे उन पदों से 25% अधिक लोगों को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 25% अधिक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। संस्था आवंटन बोर्ड अनुसार नियम 12 भाग 8 के अधीन तैयार किए गए पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12 भाग 10 के अनुसार संस्था आवंटन किया जाएगा। और इस प्रकार चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं के नामों सहित सूची पैनल जिला विद्यालय निरीक्षक की बोर्ड अक्षरित करेगा, उसकी एक प्रति सहित शिक्षा निदेशक को भेजेगा। तो आपको जो है जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे, मेरिट सूची बन जाएगी, तब आपको जो है संस्थाओं की एक सूची मिलेगी, उनमें से आपको अपनी संस्था का चयन करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे पुरुष या स्त्री अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पति या पत्नियाँ जीवित हों, यानी कि बहुविवाही हों, तो वो लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ परिस्थिति आती है तो उसका एक विशेष कारण है तो उसको राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है, तो वह उसको स्पष्ट करना होगा। और नेक्स्ट है, कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा अगर कोई मानसिक या शारीरिक रूप से अगर कोई स्वस्थ नहीं है, तो वह इसमें अपना जो है वो नहीं डाल फॉर्म नहीं फिल कर सकता है। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के पूर्व बोर्ड द्वारा उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वह सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी से नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। मतलब जब आप बोर्ड के द्वारा पैनल के सामने जाएंगे तो आपको अपना एक जो है चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करवा के अपना संपूर्ण स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट है, कोई भी पुरुष किसी बालिका संस्था में जो है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन अगर संगीत विषय के लिए यहाँ पर अपवाद है कि संगीत विषय के लिए कोई अगर नेत्रहीन व्यक्ति है तो वह इसमें बालिका वर्ग के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन कोई पुरुष बालिका वर्ग के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, सामान्य पुरुष। नेक्स्ट है, महिला अभ्यर्थी बालक और बालिका दोनों वर्गों के लिए फॉर्म फिल कर सकती, दोनों वर्गों के लिए पात्र हैं। लेकिन आपको यदि आप दोनों वर्ग में डाल रही हैं तो दोनों वर्गों में आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। एक वर्ग में केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि कारण अगर आपने एक से अधिक आवेदन कर दिया है तो जो अंतिम आवेदन होगा वही माना जाएगा, अन्य को निरस्त समझा जाएगा। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी द्वारा किसी श्रेणी विशेष आरक्षण श्रेणी या क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में आवेदन करने के उपरांत उस श्रेणी के अंतर्गत चयनित होने की दशा में उसे संबंधित श्रेणी का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। आपने कोई भी श्रेणी का अगर आपने लाभ लिया है आरक्षण का तो उसका साक्ष्य आपको प्रस्तुत करना होगा जब आप लास्टली चयनित हो जाएंगे। ऐसे में अगर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे या कोई प्रमाण पत्र नहीं कर पाएंगे, दिखा नहीं पाएंगे, तो आपको उस श्रेणी में आपका आरक्षण निरस्त कर दिया जाएगा और आपका चयन भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप जो भी आरक्षण ले रहे हैं तो वो सोच समझ के लीजिएगा, उसका प्रमाण पत्र पहले ही बनवा लीजिएगा। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को पात्रता के संबंध में चयन बोर्ड कोई परामर्श नहीं देता है, अतएव अभ्यर्थी विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें। अभ्यर्थी यदि पूर्णता पात्र हो तभी ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा नहीं। अगर आप पहले देख लीजिएगा आप पूर्णता पात्र है या नहीं है, तभी आप ऑनलाइन आवेदन करें। इसके बाद भी अगर आप बिना पढ़े ही आप आवेदन कर देते हैं, फीस जमा कर देते हैं, तो आपको जो है आपका कोई भी शुल्क आपको वापस नहीं किया जाएगा और आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। प्रशिक्षित स्नातक तथा प्रवक्ता पद की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में संपन्न होगी, यानी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा तिथि अलग अलग होंगी। तो आप दोनों में फॉर्म डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं, और पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु अलग अलग आवेदन कर सकेंगे। भाषा विषयों के प्रश्न उसी भाषा में होंगे, ये तो पता ही है। हिंदी का हिंदी में होगा, संस्कृत का संस्कृत में पेपर होगा, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में और बांग्ला का बांग्ला में। लैंग्वेज का जो है वो उसकी लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में निस्तारण हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम चयन बोर्ड को प्रत्यावेदन देना होगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आपको चयन बोर्ड में अपना एक रिपोर्ट करना होगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ चयन बोर्ड से आपको बात करनी होगी। परीक्षा तिथि की सूचना यथा समय दी जाएगी। परीक्षा की डेट जो है आपको आगे दी जाएगी। अभी ये फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश।
उनको देखते हैं। किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, अथवा किसी अनाचार, कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन, आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी होने तथा अभ्यर्थन चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त चयन बोर्ड की प्रश्नगत परीक्षा और अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिबंधित भी कर दिया जाएगा। तो ये सब आप देख लीजिएगा कि ये सभी कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट है कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जाएगा। तो कोई भी आपको अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार नहीं करना है, या भी कोई भी अवांछनीय कार्य या नकल करने की कोशिश नहीं करनी है, वरना आगे के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में अपबंधित प्रवेश देगा, किंतु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर अभ्यर्थी अर्ह नहीं होता है अथवा उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो ऐसे में आपका जो है अभ्यर्थन चयन बोर्ड द्वारा निरस्त कर जाएगा। मतलब आप ये है कि अगर बाद में पाया जाता है कि आप इसके लिए अर्ह नहीं हैं, आपने फॉर्म डाल दिया है, परीक्षा भी दे दी है, तो भी आपका बाद में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है इसके दिशा निर्देश पहले से ही पढ़ लीजिएगा। चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए तथा तभी आवेदन करें। जब संतुष्ट हो जाए तो वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं, तभी आप विज्ञापन इसमें जो है अप्लाई करें। आज से अभ्यर्थी जो आवेदन की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन ना करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं, उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो लास्ट डेट तक आप सारी अर्हताओं को पूर्ण कर रहे हो, तभी आप इस फॉर्म को फिल करें। परीक्षा की तिथि, समय तथा केंद्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु सूचना ईमेल व SMS के माध्यम से दी जाएगी। तो आपका जब भी इसका जो है फॉर्म, जब भी इसकी एग्ज़ाम होगा, तो उसका एग्ज़ाम की डेट और आपका जो अनुक्रमांक सहित आपका जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो भी सूचना है, वो आपको ईमेल के द्वारा आपके पास ईमेल आएगा और या फिर SMS आएगा। तो आप अपने फ़ोन नंबर को और ईमेल को अच्छी तरीके से जांच के सही तरीके से डालेगा, क्योंकि उसी के द्वारा आपको सूचना दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनमोने नहीं होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको अलॉट होने के बाद दोबारा चेंज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात चयन बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थी की आरक्षण, श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर, कोई भी जो जेंडर आदि है, इन सब में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप जब फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए आप अपनी सही जानकारी को अच्छे तरीके से भरिएगा। और जन्मतिथि के मामले में जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, उस पर जो अंकित जन्मतिथि है उसी को मान्य किया जाएगा। जन्म प्रमाण के लिए अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं है। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की प्रमाणित प्रति चयन बोर्ड द्वारा सूचित किए जाने पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा तथा अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। जब आप लिखित परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो उसके बाद आपको जो है एज प्रूफ और शैक्षिक योग्यता के जितने भी अंक पत्र, प्रमाण पत्र वगैरह हैं, आपकी एजुकेशनल जो है मार्कशीट वगैरह हैं, वो सारी आपको अपलोड करनी होगी। नेक्स्ट है आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख ना करें। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम अथवा 60 वर्ष से अधिक होने पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन सबमिट नहीं होगा। आपको अपनी एज जो है आपकी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आवेदन पत्र में यथास्थान अपना नवीनतम फ़ोटो ही अपलोड करें। आपको बिल्कुल अपडेटेड फ़ोटो अपलोड करना है और उसका साइज़ सही साइज़ में अपलोड करना है। और जो घोषणा पत्र पर जो हस्ताक्षर होंगे वो भी आपके साफ साफ होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद है, अगर आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इन नंबर्स पर आप ये अपनी कठिनाइयों का समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन शुल्क, परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि, अगर आप बैंक से जमा करें तो आपको 6 जुलाई तक जमा करना है और आपको 9 जुलाई तक आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस डेट को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी हो तो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो ये वही निर्देश हैं सारे कि आज जो है आरक्षण के बारे में जो हम आगे पढ़ चुके हैं। तो ये जो है इसके बाद इन्होंने दे रखा है जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप। आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट ये इस तरीके से है, आपको बनवाना तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको बनवाना है। अगर आप जो है ये पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है। और इसके बाद इन्होंने विकलांग के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया है, तो यहाँ से विकलांग वाले कैटेगरी के लोग अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और उसको बनवा सकते हैं। और ये है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप। और इसके बाद इन्होंने दिया है कि जो है खिलाड़ी
राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप ये इन्होंने दे रखा है। अब हम देखते हैं जो वैकेंसीज़ हैं उनको देखते हैं कि जो सीट्स निकली हैं वो कितनी हैं प्रवक्ता के लिए यानी पीजीटी के लिए। तो पीजीटी वर्ग के लिए यहाँ पर हर सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, तो उस लिस्ट को देखते हैं। यहाँ पर नागरिक शास्त्र में 14 सीट हैं जनरल की और 7 हैं ओबीसी की, और एससी में 9 सीट हैं। टोटल 30 सीट दी गई हैं नागरिक शास्त्र में। रसायन शास्त्र में यहाँ पर टोटल 39 सीट हैं, जिसमें से 30 जनरल की हैं, 9 ओबीसी की हैं, और एससी और एसटी में कोई सीट नहीं है, यानी 30 और 9 39 सीटें हैं। भौतिक विज्ञान में यहाँ पर 24 सीटें जनरल की हैं, 12 सीटें ओबीसी की हैं, 2 सीटें एससी की हैं और 38 सीटें टोटल दी गई हैं। जीव विज्ञान में 31 सीटें जनरल की हैं, 13 सीटें ओबीसी की हैं, 3 एससी की हैं, एसटी में कोई सीट नहीं है और 47 सीटें टोटल हैं। और भूगोल में यहाँ पर 23 सीटें जनरल की हैं, 19 सीटें ओबीसी की हैं, एससी की 9 सीटें हैं, टोटल 51 सीटें हैं। गणित में 14 सीटें दी गई हैं जनरल की, 5 सीटें ओबीसी की, 3 सीटें जो है एससी की हैं, टोटल 22 सीटें हैं गणित में। इंग्लिश में दी गई 37 सीटें जनरल की, 18 ओबीसी की, 7 एससी की, टोटल 62 सीटें हैं। काफ़ी सीटें दी गई हैं 62। और समाजशास्त्र में 15 सीटें जनरल की, 3 ओबीसी, 4 एससी, टोटल 22 सीट हैं। अर्थशास्त्र में 29 सीटें जनरल की, 15 ओबीसी की, 10 एससी की, 54 सीटें दी गई हैं, ये भी ठीक हैं, काफ़ी निकली हैं। इतिहास में 9 सीटें जनरल की, 5 सीटें ओबीसी की और एससी एसटी में कोई सीट नहीं है, टोटल 14 सीटें दी गई हैं। हिंदी में 53 सीटें हैं जनरल की, 20 सीटें ओबीसी की हैं और 8 सीटें एससी की हैं, तो काफ़ी सीटें हिंदी में दी गई हैं पीजीटी में। तो 81 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें हिंदी में दी गई हैं। कृषि की हैं 6 सीटें जनरल की और 6 सीटें ओबीसी की हैं, टोटल 12 सीटें हैं। शिक्षा शास्त्र में 4 सीटें जनरल की हैं, ओबीसी में कोई सीट नहीं है और एससी में 4 सीटें हैं, टोटल 8 सीट दी गई हैं। मनोविज्ञान में 7 सीटें जनरल की हैं, ओबीसी में कोई सीट नहीं है, एससी में कोई सीट नहीं, टोटल 7 सीटें जनरल की ही निकली हैं। और संस्कृत में 25 सीटें जनरल की दी गई हैं, ओबीसी में 11 सीटें दी गई हैं, 4 सीटें एससी की दी गई हैं, टोटल 40 सीटें हैं। कला में 2 सीट जनरल की हैं, ओबीसी में 6 सीटें हैं, टोटल 8 सीटें हैं। वाणिज्य में 9 सीट जनरल की हैं, 4 सीटें ओबीसी की हैं और 1 सीट एससी की है, टोटल 14 सीटें हैं। तो यहाँ पर टोटल आपकी जनरल में 332 सीटें और जो है ओबीसी में 153 सीटें और एससी में 64 सीटें और टोटल आपकी 549 सीटें निकली हैं टोटल वैकेंसीज बालक वर्ग में। चलिए अब हम बालिका वर्ग में देखते हैं। प्रवक्ता बालिका वर्ग में सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र में 3 सीटें जनरल की हैं और 2 सीटें एससी की हैं, टोटल 5 सीटें निकली हैं बालिका वर्ग में। भौतिक विज्ञान में 1 सीट जनरल की और ओबीसी में 1 सीट है, टोटल 2 सीटें हैं। जीव विज्ञान में 2 सीट जनरल की हैं, 1 सीट ओबीसी की है, टोटल 3 सीटें हैं। भूगोल में 1 सीट जनरल की है, तो बहुत कम है, 1 सीट केवल निकली है, वो भी जनरल की। भूगोल में 1 सीट निकली है केवल जनरल की। और इंग्लिश में 11 सीटें हैं जनरल की, 3 सीट ओबीसी की हैं, टोटल 14 सीटें हैं। समाजशास्त्र में 1 सीट जनरल की है और 1 सीट एससी की है, टोटल 2 सीटें हैं समाजशास्त्र में। अर्थशास्त्र में 4 सीटें जनरल की हैं, 1 सीट ओबीसी की है, 1 सीट एससी की है, टोटल 6 सीटें हैं। इतिहास में 6 सीटें जनरल की और 1 सीट ओबीसी की है, टोटल 7 सीट हैं। हिंदी में 4 सीट जनरल की हैं, टोटल 4 सीटें हैं और 4 सीट जनरल की हैं बालिका वर्ग में। शिक्षा शास्त्र में 1 सीट जनरल की है और 1 सीट एससी की है, टोटल 2 सीटें हैं। मनोविज्ञान में 1 सीट जनरल की है, 3 सीटें ओबीसी की हैं, 1 सीट एससी की है, टोटल 5 सीटें हैं। संस्कृत में 11 सीट जनरल की हैं, 1 सीट एससी की है और टोटल 12 सीटें हैं। कला में 5 सीट जनरल की हैं, 1 सीट एससी की है, टोटल 6 सीटें हैं। और 14 जो गृह विज्ञान में 5 सीट जनरल की हैं और 1 सीट ओबीसी की है, 6 सीटें हैं। तो गृह विज्ञान में टोटल 6 सीट बालिका वर्ग में निकली हैं। बालक वर्ग में यहाँ पर कोई सीट नहीं निकली है गृह विज्ञान में। जनरल में 5 सीटें हैं और 1 सीट आपकी ओबीसी में है, टोटल 6 सीटें हैं। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। 5 सीटें हैं, कम है सीटें, लेकिन आपको 1 सीट ही चाहिए, तो आप इस 1 सीट पर ही अप्लाई कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट के हों आपको सिर्फ अपनी 1 सीट पर जो है फोकस करना है कि आपको सिर्फ 1 वैकेंसी चाहिए, 1 सीट चाहिए और उस 1 नौकरी चाहिए, बाकी किसी से आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपके सब्जेक्ट में अगर 1 सीट भी है तो भी आप इसको फिल करिए और आप इसकी अच्छे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए और आप अपनी जॉब जरूर पाइए। तो गृह विज्ञान विषय 5 हैं जनरल में, 1 ओबीसी में है, 6 सीटें हैं, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर टोटल हर सब्जेक्ट में बालिका वर्ग में 56 सीटें हैं, 11 ओबीसी में हैं, 8 एससी में हैं, टोटल 75 सीटें निकली हैं। तो
यहाँ पर बालक वर्ग में टोटल 549 हैं, लेकिन इसमें गृह विज्ञान में कोई भी सीट नहीं है। बालिका वर्ग में अगर आप गृह विज्ञान में, तो बालिका वर्ग में आप अप्लाई कर सकती हैं, जिसमें टोटल 6 सीटें हैं। तो सीट्स बालिका वर्ग में कम हैं, लेकिन जो है आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए। तो अब हम आप इसकी हर एक पद के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए जो अर्हता दी गई है, तो उसको हम देख लेते हैं कि प्रवक्ता पद हेतु शैक्षिक अर्हता हैं, जो कि कक्षा 11 और 12 को पढ़ाने के लिए होते हैं प्रवक्ता। तो उसके लिए जो शैक्षिक अर्हताएँ हैं, तो ये हिंदी के लिए शैक्षिक अर्हता है। तो चलिए यहाँ पर गणित विषय को देख लीजिएगा आप। चलिए हम गृह विज्ञान को देखते हैं। तो गृह विज्ञान विषय में यहाँ पर नंबर 1 पर दिया गया, जो आपकी पहली अर्हता होनी चाहिए। तो गृह विज्ञान में MSc हो, या गृह अर्थशास्त्र में, होम इकोनॉमिक्स में, या गृह कला में, होम आर्ट में MA होना चाहिए। MSc हो या MA हो, या फिर गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र में, होम इकोनॉमिक्स में, या घरेलू विज्ञान में, या गृह कला में आप प्रशिक्षित स्नातक हो, यानी B.Ed हो। तो यानी कि आप MA हो और B.Ed होने चाहिए। तो ये आपकी शैक्षिक अर्हता है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि, यानी MA की उपाधि हो, शासनादेश 1121/15/8/2090, वो 15/8/90, 3087/89, दिनांक 28 फरवरी 1990 के अनुक्रम में। तो आपके पास ये दोनों अर्हताएँ होनी चाहिए। B.Ed जो शैक्षिक अर्हता के बाद आपकी जो व्यक्तिगत अर्हताएँ हैं, विशेष योग्यताएँ हैं, तो उसमें विशेष योग्यता में B.Ed, M.Ed, PhD एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। तो ये आपकी इन क्षेत्रों में आपकी विशेष योग्यताएँ हो सकती हैं, तो इनके में नंबर भी हैं, और आपको ये अर्हता भी होनी चाहिए। आपकी मेन अर्हता यही है कि आप MA या B.Ed हों। तो MA B.Ed होंगे तो आप इसको ज़रूर भर सकेंगे। तो ये अंग्रेजी की जो है अर्हताएँ हैं और विशेष योग्यताएँ हैं, और ये कला विषय की दी गई हैं, और ये संस्कृत विषय की हैं, वाणिज्य, कृषि, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप अपने विषय की शैक्षिक योग्यताओं को और विशेष योग्यताओं को देख लीजिएगा। ये इतिहास की हैं, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो ये टोटल 18 विषय की दी गई है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके शैक्षिक अर्हताएँ दी गई हैं, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा। और ये सारी जो हैं सारे नियम वगैरह दिए गए हैं। आपके जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है, या भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण है, तो आरक्षण के संबंध में यहाँ पे डिटेल दी गई, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो सारा उसका डिटेल दिया गया है कि कितना % कितना होना चाहिए, कौन कौन सा रोग है, ये सारा कुछ एक्ट है। अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको हमने जो है पूरा नोटिफिकेशन 25 पेज का था, तो इसको पूरा डिटेल में हमने आपको डिस्कशन करके दिखा दिया है। आपको वैकेंसी भी बता दी हैं कितनी किस सब्जेक्ट में निकली हैं, किस वर्ग में निकली हैं, उसकी क्या शैक्षिक अर्हताएँ हैं, और विशेष योग्यताएँ क्या क्या हैं, कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे, और आरक्षण के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो और इसकी टोटल डिटेल जो है, क्या लास्ट डेट है, तो इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और इसको आप शुरुआत में फिल कर दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। तो चैनल पर बने रहिएगा, और होम साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और इसमें जल्दी ही आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चला रहे हैं, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो आपकी इस फॉर्म को फिल करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको जो है दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।